कोरोना पेंडेमिक के 18वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने पुराने विषय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि आगे की राह क्या है और इस कोरोना के कहर से हमें कब मुक्ति मिलने वाली है। पहले दो भागों में हमने बात की थी जो दो फैक्टर्स थे, वायरस और होस्ट इम्यूनिटी, उसके बारे में। और तीसरा फैक्टर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वह है इंटरवेंशन, या उसके बीच में आप क्या प्रतिक्रिया करने वाले हैं। तो यह इंटरवेंशन तीन तरह से हो सकता है। पहला दवा, दूसरा वैक्सीन्स और तीसरा प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी को हम ड्रग इंटरवेंशन के अंतर्गत भी ले सकते हैं, क्योंकि यह भी एक तरह का इलाज है जिसे हम करते हैं। तो हम बारी बारी इन विषयों को लेंगे। ड्रग्स के लिए अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो अलग अलग तरह की दवाइयाँ जो हैं हम इसके इलाज के लिए काम में ले सकते हैं। पहली है एंटीवायरल्स, यानी कि वे दवाइयाँ जो इस वायरस के खिलाफ काम करेंगी। दूसरा होगा इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स वे ड्रग्स होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई करती हैं ताकि वह जो आपका एनिमी है वायरस, उसके खिलाफ सफलतापूर्वक काम कर सकें। तीसरी क्लास जो ड्रग्स की है उनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे यह सामने आ रहा है कि एक बहुत ही तीव्र इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो उससे होती है, और काफ़ी हद तक संभव है कि जो मौत का कारण बनता है वह यह एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकती है। इसी कैटेगरी में चौथा नाम मैं प्लाज्मा थेरेपी का भी लूँगा। वह सही मायनों में कोई दवा तो नहीं है, पर इलाज का एक तरीका है। तो यह एक ग्रे एरिया है कि इसे आप वैक्सीन में रखेंगे, दवा में रखेंगे, या किस कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा मुश्किल है कहना। ओवरलैप करती हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज, पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एंटीवायरल्स। अभी तक का जो वायरल इन्फेक्शंस का इतिहास है वह हमें यह बताता है कि आज तक कोई भी इफ़ेक्टिव दवा किसी वायरस के खिलाफ नहीं बन पाई है। सर्वाधिक सफलता हमें मिली है HIV के क्षेत्र में, और जिसमें भी हम कोई क्योर अभी तक पाने में सफल नहीं हुए हैं। बस इतना ज़रूर हुआ है कि उसको हम नियंत्रित कर पाए हैं, और आज की तारीख में HIV, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तरह मैनेजेबल कंडीशन हो गई है। तो सबसे पहले जब एंटीवायरल्स की बात करेंगे तो हमें यह जानना होगा कि एंटीवायरल्स काम किस तरह करते हैं। तो एंटीवायरल्स जो हैं वह 3 स्तर पर काम कर सकते हैं। पहला, उस स्टेज पर जहाँ कि वायरस आपके होस्ट सेल में प्रवेश करता है। दूसरा, जब वह होस्ट सेल के जो रेप्लिकेशन सिस्टम है, DNA है, उसको ओवरटेक करके और रेप्लिकेशन का काम शुरू करता है, अपना RNA बनाता है, और उसमें विभिन्न एंजाइम्स जो हैं वो काम में आते हैं। तो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को जो है वह अगर किसी तरह रोका जाए तो वह इसको विज्ञान की भाषा में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो उस ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाला जो कार्य है अगर वह किया जाए तो भी एंटीवायरल इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। और तीसरी स्टेज है जब
वायरस अपना जो न्यूक्लियर कोर है उसको, और न्यूक्लिक एसिड और जो मेम्ब्रेन और स्पाइक्स हैं उनको वापस इकट्ठा करता है, तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और वो अगर उस स्टेज पर उस प्रक्रिया को रोका जाए तो उन तरह की एंटीवायरस को हम इंटीग्रेज इन्हिबिटर कह सकते हैं। तो तीन तरह की एंटीवायरल्स हुई, एक एंटी इन्हिबिटर्स, एक ट्रांसक्रिप्शन इन्हिबिटर्स या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन्हिबिटर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वायरस का आरएनए है वह होस्ट के सेल के डीएनए को कंट्रोल करता है, और इसलिए वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। और तीसरा है इंटीग्रेज इन्हिबिटर्स। तो ये तीन तरह की एंटी वायरल्स जो हैं वह काम आ सकती हैं। और एचआईवी का जो 40 साल का इतिहास है वह बताता है कि विभिन्न लेवल्स पर इन अलग अलग तरह की एंटीवायरल्स को काम में लिया गया है। इनकी सफलताएं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो एफिकेसी और जो सेफ्टी लेवल्स हैं वह अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब इस लेवल पर कोई दवा काम करती है तो उसका जो होस्ट है, इसका मतलब जो मानव जो संक्रमित हुआ है उसकी बाकी सेल्स पर भी असर होता है। तो इसलिए एक बैलेंस हमें बनाना पड़ता है कि आप का जो उसका ड्रग का एफिकेसी है उसमें और ड्रग की सेफ्टी में, और उस बैलेंस पर उस दवा की जो स्वीकार्यता है वह निर्भर करती है। क्योंकि एक निश्चित बैलेंस जब तक इन दोनों चीज़ों के बीच नहीं होगा तब तक वह दवा बहुत बड़े लेवल पर प्रभावी ढंग से काम में नहीं ली जा सकती। तो यह तो हुई एंटीवायरल्स की बात। दूसरी चीज़ जो है वह है एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वह पैदा होती है, और उसको रोकने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी का प्रयोग होता है। कई तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, पर चूँकि यह कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है वह मूलतया जो आपका इम्यून सिस्टम है उससे नियंत्रित होता है। इसलिए इन परिस्थितियों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी सिद्ध हो सकती हैं। तीसरी जो क्लास है दवाइयों की उनको हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दवाइयाँ हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई करती हैं कि वह वायरस या जो भी फॉरेन एलिमेंट आपकी बॉडी में घुसा है उसके खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रिया कर सकें कि उसको कंट्रोल किया जा सके। इन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को आजकल बायोलॉजिकल एजेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल लेवल पे जो है वह चेंजेस पैदा करके और अपना जो फ़ायदा है वह संक्रमित व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। और चौथी लेवल की दवाई जो है जिसकी चर्चा आजकल बड़ी हो रही है, प्लाज्मा थेरेपी की। उस प्लाज्मा थेरेपी की जैसे कल पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि अपनी लिमिटेशंस हैं। एक तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि खाली जो व्यक्ति एक बार संक्रमित हो चुके हैं उनके खून में जो है जो प्लाज्मा होता है उसमें इन एंटीबॉडीज़ का लेवल कितना होगा, और उस पर निर्भर करेगा कि उसकी एफिकेसी और सेफ्टी कितनी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो प्लाज्मा थेरेपी के साथ संभावित है वह है कि उसमें कई तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, और वह हर मनुष्य के लिए हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है और उसके लिए
एक सेल्फ और एक नॉन सेल्फ या फॉरेन जो एलिमेंट है उसको पहचानने की बात होती है। तो वे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक इंसान के लिए हो सकता है कि सामान्य हो, पर दूसरे के लिए वह खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो ऐसे कई इश्यूज हैं जो प्लाज्मा थेरेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए इसकी अभी तक जो विश्वसनीयता और सफलता है उसको देखना होगा कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो यह तो हुई जो दवाओं से इंटरवेंशन की बात। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा वैक्सीन्स के बारे में, और उनकी क्या संभावना है, किस तरह तैयार किए जाते हैं, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे उतनी ही इसके कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी लोगों को मिलेगी, और इस कोरोना की लड़ाई में हम सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।